जो हमारा टॉपिक है वो शिक्षा की अवधारणा है, द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो पहले हम इनकी कंसेप्ट या जो शिक्षा की अवधारणा होती क्या है इसके बारे में हम स्पष्ट करेंगे। तो इसमें जो शिक्षा के अवधारणा है इसके कई जो है बिंदु इसके अंतर्गत आते हैं। जो शिक्षा की अवधारणा है इसमें देखें तो शिक्षा के शाब्दिक अर्थ आते हैं, जिसको हम कहते हैं एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। फिर इसी क्रम में जो नंबर दूसरा पॉइंट आता है शिक्षा का व्यापक अर्थ आता है। फिर इसी क्रम में देखें तो नंबर थर्ड शिक्षा का संकुचित अर्थ हो गया। फिर इसी क्रम में फोर्थ है शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की प्रक्रिया, फिर शिक्षा के उद्देश्य, फिर शिक्षा के उपागम, फिर लास्ट में आता है शिक्षा के भेद। जो ये शिक्षा की अवधारणा है उसको हम कई जो है पॉइंटों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो अब हम बात करते हैं शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के बारे में। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगने से बना है, जिसका तात्पर्य सीखना और सिखाना है। शिक्षा का एक पर्यायवाची शब्द विद्या है। विद्या शब्द विद धातु के योग से मिलकर बना है। विद का अर्थ जानना, समझना एवं सीखने से है। तो इसी तरीके से शिक्षा का तात्पर्य सीखने, समझने, जानने, समझने से है। शिक्षा शब्द के विषय में बात करें तो यह अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से मिलकर बना है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है, जिसमें पहला आता है एजुकेटम आता है, एजुकेटम। फिर उसी तरीके से जो दूसरा लैटिन नाम है, पहला एजुकेटम हो गया। एजुकेटम के बाद जो नंबर दूसरा आता है एजुशियर आता है। एजुकेटम के बाद एजुशियर, फिर एजुशियर के बाद एजुकेयर आता है। ये 3 लैटिन शब्द हैं जो कि शिक्षा की उत्पत्ति इन्हीं से मानी गई है। अब हम बात करते हैं एजुकेटम के बारे में। तो जो ये एजुकेटम है इसमें 2 शब्द हैं, ई और ड्यूको हैं। ई का अर्थ आउट ऑफ होता है, जबकि ड्यूको है तो जो ड्यूको का अर्थ होता है स्टेट आउट, यानी आंतरिक को बाहर निकालना ही शिक्षा है। तो इसी तरीके से अब हम एजुकेटम के बाद जो हमारा दूसरा जो लैटिन का शब्द आता है वो एजुशियर है। तो जो एजुशियर का अर्थ होता है विकसित करने से होता है। एजुशियर का अर्थ विकसित करने से है, जिसको बोलते हैं टू लीड आउट बोलते हैं। तो एजुशियर का अर्थ था विकसित करने से। अब एक जो लैटिन नाम थर्ड है एजुकेयर है। तो जो एजुकेयर का अर्थ होता है बाहर निकालने से होता है। एजुकेयर का अर्थ बाहर निकालने या उठाने से होता है, टू रेज स्टेप या उठाने से होता है। इसी तरीके से देखें तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक जो है विचारों या आंतरिक शक्ति को वो बाहर की ओर निकालने का कार्य करती है। तो अब इसी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि शिक्षा वह है जो मनुष्य के अंदर छिपी हुई जो प्रतिभाएं हैं उनको वो बाहर निकालने का कार्य करती है। तो ये मैं आप लोगों को जो है शिक्षा के बारे में बताया, जो कि इसके लैटिन के 3 शब्दों से मानी जाती है। अब हम ये शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के अगर हम देखें तो इसमें जो है कुछ शाब्दिक अर्थ हैं। तो इनके शाब्दिक अर्थ के जैसे कुछ समानार्थी शब्द भी हैं जो कि शिक्षा
के क्षेत्र में कुछ समान अर्थों के रूप में वो भी जाने जाते हैं। अगर इनके हम कुछ समानार्थी अगर अर्थों के बारे में देखें तो इनमें जो समानार्थी अर्थ होता है वो शिक्षण आता है। क्या शिक्षण आ गया, जिनको हम टीचिंग के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या है, जैसा कि कुछ लड़कों के दिमाग में बातें आती रहती हैं कि शिक्षा शिक्षण को ये समानार्थी तो मानते हैं, अगर देखें तो गहराई में कुछ इसमें अंतर का गुण फिर भी विद्यमान रहता है। अगर इसमें देखें शिक्षण यह जो है छात्र एवं विषय वस्तु के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। यह जो है शैक्षणिक प्रक्रिया की ओर संकेत करने का कार्य करता है, या शैक्षणिक प्रक्रिया की ओर ले जाने का कार्य करता है। अगर ये था मैं आप लोगों को शिक्षण के बारे में बताया, जो कि शिक्षा की ये समानार्थी शब्द है। इस समानार्थी शब्द में जो पहला शब्द प्रयोग क्या होता है, टीचिंग या शिक्षण हो गया। फिर इसी क्रम में जो आगे आता है निर्देश आता है। शिक्षण के बाद आगे जो होता है क्या, निर्देश, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो जो निर्देश है इसके अंतर्गत सूचना, ज्ञान, कौशलों का आदान प्रदान किया जाता है निर्देश में। और निर्देश के बाद अब आगे आता है जो है ट्यूशन आता है। ट्यूशन में आता है कि निर्देश का पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। ट्यूशन में क्या आता है कि जो निर्देश के लिए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है, तो शिक्षण हो गया, निर्देश हो गया, ट्यूशन हो गया। फिर इसी के क्रम में आगे आता है प्रशिक्षण। आप देखें तो आप लोग जाने कि प्रशिक्षण होता क्या है। प्रशिक्षण जैसा कि एक व्यवहारिक क्रिया होती है, यह व्यवहारिक क्रिया होती है, छात्रों में के अंदर कौशलों को विकसित करने में ये सहायता प्रदान करती है। तो इसी तरीके से जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेनिंग के नाम से इसको जोड़ते हैं, या इसी को ट्रेनिंग कहा जाता है। तो आप प्रशिक्षण, जैसा कि मैंने शिक्षण बताया, निर्देश बताए, ट्यूशन बताया, प्रशिक्षण बताए। फिर प्रशिक्षण की बाद आगे आता है अनुशासन आ गया। तो अनुशासन के बाद जिसको अनुशासन को हम डिसिप्लिन बोलते हैं। अनुशासन के बाद इसी में जो है सिद्धांत बोधन भी आता है। अनुशासन हो गया, तो अनुशासन के बाद सिद्धांत बोधन हो गया। सिद्धांत बोधन के बाद आगे आता है इसमें पालन पोषण आता है। सिद्धांत बोधन हो गया, तो जो ये सिद्धांत बोधन के बाद फिर इसी में आता है पालन पोषण आता है। तो पालन पोषण के बाद आगे आता है इसमें सिद्धांत बोधन हो गया, पालन पोषण, ये कह सकते हैं इसके जो है ये समानार्थी शब्द हैं। अब जैसा कि अनुशासन होता है, अनुशासन में जो है शिक्षण को प्रभावी रूप से क्रमबद्ध रूप से बनाने का कार्य अनुशासन के तहत करते हैं। अगर अनुशासन के विषय में बात करें तो जो अनुशासन है इसमें कई शब्द हैं। अनुशासन में यह बात करें तो जो है शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का भी होना अत्यंत ही महत्व या अत्यंत उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसा कि अंग्रेजी के मैंने बताया डिसिप्लिन शब्द से माना गया है। अगर इसमें देखें तो जो अनुशासन है अन उपसर्ग शास धातु न प्रत्यय के योग से ये अनुशासन शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, जो कि इसके तहत शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए जो क्रमबद्ध रूप से प्रशिक्षण का कार्य इसमें दिया जाता है। अब अनुशासन के बाद आता है इंडोक्ट्राइनेशन आता है। इंडोक्ट्राइनेशन जिनको हम बोलते हैं सिद्धांत बोधन कहते हैं। अब इसके तहत देखें जो सिद्धांत बोधन है इसमें सीखने, सिखाने या पढ़ाने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया जाता है। अब सिद्धांत बोधन के बाद आगे आता है पालन पोषण आता है।
अब बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रीडिंग बोलते हैं। तो आप देखें कि पालन पोषण होता क्या है, तो पालन पोषण इसके तहत जीवन के शिष्टाचार के महत्व पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया जाता है। आप देखें जो है पालन पोषण के बाद आगे इसी में एक शब्द है संस्कृति आता है। अब आप लोगों के जान में ये बातें आती होंगी कि संस्कृत होता क्या है, किसको कहते हैं संस्कृत। जो संस्कृत है इसको देखा जाए तो ये अंग्रेजी के कल्चर शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, जो कि लैटिन के एक शब्द है कल्चुरा से भी इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अगर देखा जाए जो है संस्कृत का मतलब किसी देश की रीति रिवाज धर्म से इस शब्द को इसकी उत्पत्ति या इस शब्द के अर्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर संस्कृत के विषय में वो देखें तो जो संस्कृत हमारी प्राचीन या हमारे देश की जो प्राचीन विरासत या जो धरोहर है कह सकते हैं हेरिटेज है, वही जो है वही संस्कृत कहलाती है। अगर संस्कृत के विषय में देखा जाए तो इसमें मैकाइवर है, टॉलर हैं, इन्होंने भी जो अपनी डिफिनेशन दिया है, जिस तरीके से जो है मैकाइवर ने ये दिया है ज्ञान आदतें कलाओं एवं रीति रिवाज ज्ञान आदतें कलाओं एवं जो रीति रिवाज की जो अभिव्यक्ति है उसी को जो है संस्कृत की संज्ञा दिया गया है। तो जो मैकाइवर के बाद अब आगे आते हैं टाइलर। तो टाइलर ने ये कहा है संस्कृत उस जटिल समग्रता का नाम है जिसमें सभी कुछ को सम्मिलित किया गया है, जिसमें ज्ञान, रुचि, आदतें कह सकते हैं, सभी कुछ को इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो डिफिनेशन देने वाले टाइलर थे, तो ये जो टाइलर के बाद मैंने आपको मैकाइवर के बारे में बताया था, तो ये सभी जो है संस्कृत या जो सभ्यता है उसको स्पष्ट करने के लिए पूरा अपना प्रयास किया है। अब देखिए जो संस्कृत के बाद अब आगे आता है शिक्षा की जो शाब्दिक अर्थ के रूप में जो इनके समानार्थी या सिनोनिम्स जो शब्द हैं, इसमें मैंने शिक्षण के बारे में बताया, निर्देश क्या होते हैं, ट्यूशन के बारे में बताया, फिर संस्कृत हो गया, प्रशिक्षण हो गया, अनुशासन हो गया, सिद्धांत बोधन। तो इस तरीके से इसके कुछ समानार्थी शब्द हैं जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अब देखें जो शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के बाद आगे आता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ जिनको बोलते हैं वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सीखता है, अनुभव प्राप्त करता है, वह सब शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। उसके सीखने एवं अनुभव करने का परिणाम यह होता है कि बालक धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर लेता है। तो ये था शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में। अगर देखा जाए तो जो शिक्षा के व्यापक अर्थ है, इसमें भी कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचार को अभिव्यक्त किया है। जैसे इसमें टी रेमंड की डिफिनेशन आती है, टी रेमंड की डिफिनेशन है, मैकेंजी है, डम्बिल है या डमविल है, इन्होंने अपना जो विचार व्यक्त किया है। अब हम बात करते हैं टी रेमंड के बारे में। तो इन्होंने ये कहा है कि जो शिक्षा होती है विकास का वह क्रम है, शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बालक को भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना देता है। अब टी रेमंड के बाद आगे आता है डिफिनेशन मैकेंजी की। तो मैकेंजी ने ये कहा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन पर्यंत चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभवों के भंडारण में वह वृद्धि भी करने का
कार्य करती है। तो ये था, मैं आप लोगों को मैकेंजी की डिफिनेशन बताया। अब आगे इसी की जो शिक्षा के जो व्यापक अर्थ हैं, इसमें डमविल का विचार आता है। तो उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसको प्रभावित करते रहते हैं। तो ये था जो है शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में मैंने आपसे समझ बताया, जिसको वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो इसी क्रम में जो है शिक्षा के व्यापक अर्थ के बाद आगे आता है शिक्षा का संकुचित अर्थ, जिनको बोलते हैं नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो अब बात करते हैं शिक्षा के संकुचित क्या अर्थ क्या होता है। शिक्षा के संकुचित या सीमित अर्थ के अनुसार शिक्षा का जो अभिप्राय होता है, बालक को स्कूल या विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार, एक निश्चित समय के अनुसार, एक जो है निश्चित विधियों के अनुसार उनको एक निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। उसकी शिक्षा या बालक की शिक्षा कुछ विषयों तक सीमित होती है। उसकी शिक्षा कुछ विषयों तक सीमित होती है। उसको वही शिक्षा प्रदान की जाती है जिन्हें समाज के वयस्क अपने जीवन के लिए लाभप्रद समझते हैं। बालक इस शिक्षा को केवल कुछ ही वर्षों तक प्राप्त करता है। इसको जो प्राप्त करने का मुख्य स्थान होता है वो विद्यालय होता है। विद्यालय में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ही शिक्षण कार्य किया जाता है, जिनको शिक्षक कहते हैं। उस पर बालक की शिक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। बालक विद्यालय में अन्य भी कई विषयों की वो शिक्षा वहाँ पर प्राप्त करता है। तो ये था नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का ये संकुचित अर्थ, जो शिक्षा का ये संकुचित अगर अर्थ के बारे में देखें तो इनमें भी जो है डिफिनेशन आते हैं। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में डिफिनेशन शिक्षा के व्यापक अर्थ में टी रेमंड के बारे में बताया या रेमंड के डिफिनेशन बताया, तो ये भी डिफिनेशन यहाँ भी आएगी। जैसा कि जो है रेमंड ने ये कहा है कि संकुचित अर्थ में जो शिक्षा का जो अभिप्राय साधारण बोलचाल की भाषा एवं कानून के संदर्भ में जो रेमंड है उन्होंने बताया है। अब देखिए इसी क्रम में अगले जो डिफिनेशन शिक्षा के संकुचित अर्थ में मैकेंजी की है। तो इसी क्रम में मैं आपको जो रेमंड की डिफिनेशन बताया, अब इसके बाद मैकेंजी की डिफिनेशन आती है जो कि इन्होंने शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में बताया। हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए किए गए प्रयास से हो सकता है। इन्होंने जो है शिक्षा के संकुचित अर्थ को इस तरीके से जो है डिफाइन किया है। तो ये मैं आप लोगों को जो शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में बताया। फिर आगे जो है शिक्षा की डिफिनेशन या शिक्षा की क्या परिभाषाएं होती हैं। अब देखें जो शिक्षा की परिभाषा होती है इसको जो है दो भागों में बांट सकते हैं। जो शिक्षा की परिभाषा है इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भारतीय जो है विचारकों के द्वारा शिक्षा की परिभाषा, फिर जो दूसरा है वो पाश्चात्य जो विचारकों के द्वारा शिक्षा की परिभाषा। अब हम बात करते हैं भारतीय विचारकों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। अब देखें भारतीय जो विचारक में पहला तो आते हैं उपनिषद आते हैं। तो उपनिषद में ये कहा है शिक्षा का जो है शिक्षा वह है जिनका साध्य मुक्ति है। अब उपनिषद के बाद आगे आते हैं, जैसे उपनिषद के बाद अब हम कौटिल्य के विषय में बात करते हैं। कौटिल्य, तो कौटिल्य ने ये कहा है कि राष्ट्र प्रतिष्ठण एवं राष्ट्र प्रेम ही शिक्षा है। तो कौटिल्य के बाद आगे इसी क्रम में जो है भारतीय विचारक हैं जो शंकराचार्य हैं। इन्होंने ये कहा है शिक्षा आत्मानुभूत के लिए है। शिक्षा वह है जो आत्मानुभूत का कार्य करे। तो अब शंकराचार्य की बात आगे इसी क्रम में विवेकानंद आते हैं। तो जो विवेकानंद ने
क्या कहा है कि शिक्षा मानव में निहित देवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अब विवेकानंद के बाद आगे आते हैं, टैगोर का विचार आता है। तो जो टैगोर ने ये कहा है, उच्चतम शिक्षा वह है, उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि में वो सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करे। तो अब ये टैगोर के बाद आगे जो है भारतीय विचारक में गांधी जी की डिफिनेशन आती है। तो इन्होंने ये कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन एवं आत्मा में निवास करने वाले शक्तियों से है। तो अब इसके बाद जो है गांधी जी के बाद फिर अब जो है, ये तो भारतीय विचार के अनुसार शिक्षा की परिभाषा हो गई। अब एक हैं पाश्चात्य विचारक, जिनको हम बोलते हैं वेस्टर्न थिंकर के द्वारा किस तरीके से जो है शिक्षा को डिफाइन किया है। अब अगर इसके बारे में देखें तो इसमें आते हैं, पहला आते हैं प्लेटो आते हैं या अरस्तु कह सकते हैं। आप देखें जो है प्लेटो ने ये कहा है कि शिक्षा वह है जो मनुष्य में नैतिक गुणों के विकास का कार्य करने का कार्य करे, या तो शिक्षा वह है जो मनुष्य में नैतिक गुणों का विकास करे। अब इसी तरीके से देखें, अब प्लेटो के बाद आते हैं, प्लेटो के बाद अरस्तु आते हैं। तो जो अरस्तु ने ये कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कार्य करना ही शिक्षा है। तो अरस्तु के बाद अब आते हैं स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि जैव ये शास्त्रीय विचारक है, जो कि जीव विज्ञान प्रारंभ में देखा जाए तो ये शिक्षा शास्त्री थे, या अगर ऐसे देखें तो प्रारंभ में यह एक जैव शास्त्री विचारक थे। जैसा ही जो है कुछ आगे बढ़ते गए हैं, यह जो है कि शिक्षा शास्त्री की भी जो है श्रेणी में आते गए हैं। अब इसके बाद देखिए, जैसा कि स्पेंसर ने कहा है कि शिक्षा पूर्ण जीवन है, तो अब शिक्षा के पूर्ण जीवन के बाद स्पेंसर आते हैं, स्पेंसर बाद कांट आते हैं। तो कांट ने ये कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जो कि उनके स्वयं की कार्य करने की क्षमता से है। तो ये स्पेंसर हो गया, कांट हो गया। अब इस तरीके से जो है कुछ पश्चात जो दार्शनिक थे, जिन्होंने जो है शिक्षा के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। अब देखें जो है शिक्षा की ये परिभाषा के बाद अब अगला आता है शिक्षा की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है, इसको हम कई भागों में, या तो जो शिक्षा की प्रक्रिया है, जैसे शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, या इसी को कहा गया है त्रिध्रुवी प्रक्रिया। तो त्रिमुखी कहें चाहे त्रिध्रुवी कहें, जिनको हम ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं। तो जो शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, अगर इसके बारे में देखें तो इस जो है जो त्रिमुखी शब्द को जोड़ने वाला सर्वप्रथम शिक्षा शास्त्री वो जॉन डीवी था। तो जो ये जॉन डीवी ने सर्वप्रथम ये बताया कि जो है शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, या शिक्षा के 3 मुख होते हैं, जिनमें पहला शिक्षक आते हैं, शिक्षक, फिर शिक्षक के बाद फिर शिक्षार्थी, शिक्षक हो गया है, फिर शिक्षार्थी हो गए, शिक्षक, शिक्षार्थी, फिर नंबर जो 3rd आता है वो पाठ्यक्रम। तो इन्हीं जो है तीनों को ही जो है ये शिक्षा को के त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में इनको जाना जाता है। आप देखिए जो है शिक्षा की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अगर देखें तो इसमें शिक्षा एक द्विध्रुवी, एक क्या माना जाता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। फिर इसी क्रम में आगे आता है नंबर जो दूसरा, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, अगर इसके बारे में देखें, इस जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन एडम्स ने जो है किया था। इस जो है प्रक्रिया, या जिन्हें कहते हैं हम द्विमुखी प्रक्रिया का
सर्वप्रथम प्रयोग जॉन एडम्स ने किया। उन्होंने बताया कि जो है शिक्षा के केवल द्विमुख होते हैं, जिनमें पहला शिक्षक हो गए, फिर आगे क्या होते हैं, शिक्षार्थी हो गए। इन्हीं दोनों के जो सहयोग को द्विमुखी प्रक्रिया का नाम, जिन्होंने बात करें तो जॉन एडम्स सर्वप्रथम जो है इनको मानने वाला द्विमुखी। पहले जो है मुख पर अध्यापक होते हैं, फिर जो अगले मुख पर होते हैं छात्र होते हैं। एक तो अध्यापक जो है अपने विचारों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं, और जो छात्र होते हैं उनको सुनने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब एक तो सुनाने का कार्य करता है यहाँ पर, तो छात्र इसका सुनने का कार्य करते हैं। एक जो है अनुसरण करने का कार्य करते हैं, एक तो या कह सकते हैं इनका फॉलो करने। कहने का मतलब एक दूसरे के विपरीत का कार्य यहाँ पर जो है किया जाता है। इसीलिए कहा गया है शिक्षा एक द्विमुखी जो है प्रक्रिया है। तो शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया की बात आगे आता है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा के विषय में देखा जाए तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिनके माध्यम से सामाजिक विकास का कार्य भी संभव हो जाता है। समाज को हम जब सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं तो इनमें भी जो है शिक्षा की सख्त आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ये कहा गया है कि जो शिक्षा होती है वो सामाजिक विकास या जो सामाजिक प्रक्रिया है। अब देखें जो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया की बात, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया। अब इसी तरीके से देखें तो जो सामाजिक प्रक्रिया की बात आगे आता है शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा को जो है यह एक कभी से रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। या इसीलिए कहा गया है कि जैसे जीवन पर्यंत, जैसे जो है व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के बाद मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद या मान किसी फिर या किसी जन्म होता है। कहने का मतलब ये जीवन पर्यंत जो है शिक्षा ये चलती रहती है। तो ये था जो है शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया। तो जो शिक्षा की प्रक्रिया के बाद आगे आता है शिक्षा के उद्देश्य। अब देखें यदि एम ऑफ या द पर्पज ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा के उद्देश्य के बारे में देखें तो जो शिक्षा के कई उद्देश्य होते हैं, जैसा इसमें शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, चारित्रिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य हो गया, आत्मानुभूति का उद्देश्य हो गया, आत्मा व्यक्त करने का उद्देश्य हो गया। तो इन सभी के बाद जो है जीविकोपार्जन तो आता ही, और जो है व्यक्ति को जो है व्यवसाय चलाने की जो योग्यता हो गया। कहने का मतलब ये सभी सारी जो है प्रक्रियाएं हम जो है शिक्षा के उद्देश्य के तहत इनको जोड़ते हैं। जैसे कोई भी कार्य, जैसे कोई व्यवसाय, कोई जो नया कार्य चालू करना होता है, तो ये सब व्यवसाय करना भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हो गया। तो शिक्षा के उद्देश्य के बाद आत्मानुभूत, आत्मा व्यक्त करने का उद्देश्य। कहने का मतलब ये सभी, और इसी तरीके से देखें तो राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, फिर अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, तो बहुत सारे जो है इनके उद्देश्य होते हैं शिक्षा के। कहने का मतलब ये था जो है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में हमने आप तक समझ बताया। अब जो ये शिक्षा के उद्देश्य के बाद फिर आगे जो मैं आपको बता रहे हैं वो शिक्षा के उपागम। तो शिक्षा के जो उपागम हो गया, अब इनके उपागम के बारे में देखें जिनको बोलते हैं द अप्रोच ऑफ एजुकेशन। तो द अप्रोच ऑफ एजुकेशन के बाद पहले हम इनके जान लेते हैं उपागम होता क्या है, किसको कहते हैं उपागम। अगर उपागम के बारे में देखें तो इसमें दो शब्द आते हैं, उपधन आगम आते हैं। उप माने समीप होता है और आगम माने पहुंचना। तो किसी के समीप पहुंचना ही उपागम कहलाता है। तो उपागम की बात मैंने जैसे आपके बता दें आपको कि शिक्षा के भी उपागम होते हैं, जैसे दार्शनिक उपागम हो गए, जैसे दार्शनिक उपागम हो गए। दार्शनिक उपागम के बाद जैसे समाजशास्त्री उपागम हो गए,
दार्शनिक उपागम, समाजशास्त्रीय उपागम हो गए और मनोवैज्ञानिक उपागम हो गए, मनोवैज्ञानिक उपागम हो गए और राजनीति शास्त्री उपागम। कहने का मतलब अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि दार्शनिक उपागम किसको कहते हैं। अब देखें तो दार्शनिक जो उपागम होते हैं ऐसे उपागम को कहा जाता है जो केवल दार्शनिकों के द्वारा किसी अन्य जगह पर पहुंचने का कार्य किया जाता है या किसी खोज का कार्य जो किया जाता है उसी को हम दार्शनिक उपागम कहते हैं, या दार्शनिकों के माध्यम से जो किसी के समीप पहुंचने का कार्य किया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं दार्शनिक उपागम। अगर इसके बारे में देखें तो दार्शनिक उपागम है इनमें जैसा रूसो हो गए, वॉल्टेयर हो गए, प्लेटो कह सकते हैं, तो ये सभी जो है दार्शनिक उपागम की श्रेणी में आते हैं या दार्शनिक के साथ ये जुड़े हुए हैं। अब आगे जो हमारा आता है उपागम के बारे में, तो जो उपागम इसमें है वो समाजशास्त्रीय उपागम। अब देखें तो जो ये समाजशास्त्रीय उपागम है, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि समाजशास्त्रीय उपागम किसको कहते हैं। अब देखो जिसको हम बोलते हैं सोशोलॉजिकल या सोशोलॉजिकल और इसके बाद बोलते हैं अप्रोच। तो समाजशास्त्री जो है उपागम ऐसे उपागम को कहते हैं जो कि समाजशास्त्रियों के द्वारा जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के समीप पहुंचने का कार्य करता है तो उन्हीं उपागम को हम क्या बोलते हैं, समाजशास्त्री उपागम कहते हैं। जैसे इसमें ऑगस्ट कॉम्टे का नाम आता है, बेकन का भी नाम आता है, तो कहने का मतलब ये सभी नाम है जो कि ये समाजशास्त्रियों के द्वारा ही इनको जोड़े गए हैं। अब देखें आगे जो आता है वो मनोवैज्ञानिक उपागम। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं जिनको बोलते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो मनोवैज्ञानिक उपागम ऐसे उपागम को कहा जाता है जो कि किसी जो शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा जो किसी के समीप पहुंचा जाता है उसी को हम शिक्षा शास्त्री उपागम या उसी को जो कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक उपागम की भी इनको संज्ञा दिए गए हैं या इनको दी गई है। तो ये था जो है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक उपागम। तो इसके तहत जो है मनोवैज्ञानिक का अध्ययन हम करते हैं, किसी के मनोविज्ञान मन के बारे में हम अध्ययन करते हुए जो किसी के समीप जो जाने का कार्य करते हैं तो उसी को हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक उपागम कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक उपागम के बाद तो ये था हमारा जो है शिक्षा के उपागम के बारे में मैंने बता दिया कि जो शिक्षा के उपागम है इसके कौन कौन उपागम है मैंने आपको बता दिया अभी। जैसे दार्शनिक उपागम हो गया, फिर समाजशास्त्री उपागम हो गया, फिर मनोवैज्ञानिक उपागम हो गया, फिर वैज्ञानिक कह सकते हैं उपागम हो गया। मनोवैज्ञानिक के बाद आगे वैज्ञानिक उपागम भी आता है। तो कहने का मतलब कई उपागम है जो कि सभी को जो है इसके तहत जोड़ा गया है उपागम के तहत। अब देखें तो ये मैं आप लोगों को जो है मनोवैज्ञानिक जो उपागम के बारे में बात किया हूँ। अब इसी के बाद अब आगे मैं आप लोगों को एक बता रहे हैं आगे शिक्षा के भेद। शिक्षा के भेद के बारे में देख लेते हैं। अगर शिक्षा के भेद देखें तो मुख्य रूप से देखा जाए दो ही होते हैं जिनको हम बोलते हैं औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए अक्सर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन औपचारिक शिक्षा या इसी को हम बोलते हैं एक नियमित शिक्षा कहते हैं। इसी को एक नियमित शिक्षा के नाम से जानते हैं। औपचारिक शिक्षा हो गया, फिर अनौपचारिक शिक्षा हो गया। तो अनौपचारिक जो है शिक्षा के बाद अनौपचारिक शिक्षा के बाद आगे आता है प्रत्यक्ष शिक्षा हो गया। इसी को एक नाम और दिया गया है वैयक्तिक शिक्षा कहते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा हो गया, फिर एक आता है
अप्रत्यक्ष शिक्षा हो गया, अप्रत्यक्ष शिक्षा। फिर इसी क्रम में देखें तो सामूहिक शिक्षा हो गया, सामूहिक शिक्षा। सामूहिक शिक्षा के बाद आगे आता है विशिष्ट शिक्षा हो गया, विशिष्ट शिक्षा हो गया। विशिष्ट शिक्षा के बाद आगे नकारात्मक शिक्षा भी आती है। नकारात्मक के बाद एक दूसरा है और इसी में सकारात्मक शिक्षा। तो कहने का मतलब ये क्या है, शिक्षा के भेद के बारे में मैंने आपको विस्तारली में बताया। अब इसको हम जो ब्रीफली में विस्तृत रूप से बताने का प्रयास आप लोग करेंगे। देखिए, पहला जो औपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं फॉर्मल, जिसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो जो है तो औपचारिक शिक्षा को हम क्या बताएं, किनको हम नियमित शिक्षा के नाम से इसको हम जानते हैं। तो औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा को कहते हैं जो कि जानबूझकर एवं विचार पूर्वक छात्रों के समक्ष जो देने का कार्य किया जाता है, तो उसी शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा को कहते हैं जिसमें एक निश्चित नियम के अनुसार, एक निश्चित विधि के अनुसार, एक निश्चित कालांश का अनुसरण करके छात्रों के समक्ष जो शिक्षा देने का कार्य किया जाता है, उसी शिक्षा को ही हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। तो औपचारिक शिक्षा इसे फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन के बाद विषय में आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो औपचारिक शिक्षा है, इसी शिक्षा को हम नियमित शिक्षा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसके भी कुछ एजेंसीज होते हैं, इसके भी कुछ एजेंसीज या जो अभिकरण होते हैं। आप लोग अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण या शिक्षा के औपचारिक या औपचारिक शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण होते हैं। अब जैसे इसमें अभिकरण के बारे में देखें, स्कूल होता है या तो विद्यालय तो वही है, इसके बाद जो पुस्तकालय हो गया है, चित्र भवन हो गया, जिसे गिरजा घर कहते हैं, ये सभी जो है औपचारिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। या इन सभी के माध्यम से जो है औपचारिक रूप से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है। स्कूल या जो है या जो गिरजा घर मैंने बताया, पुस्तकालय हो गया, तो इन सभी क्या है, ये औपचारिक शिक्षा के ये प्रमुख अभिकरण हो गए। अब औपचारिक शिक्षा के बाद आगे आता है अनौपचारिक शिक्षा, जिनको हम इनफॉर्मल बोलते हैं। तो अब ये अनौपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं? देखिए, अनौपचारिक शिक्षा, इसी शिक्षा को हम अनियमित शिक्षा के नाम से इसको हम जानते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा को कहते हैं जिसमें न तो एक निश्चित नियम, न तो एक निश्चित विधि, न तो एक निश्चित कालांश में इसमें शिक्षा देने का कार्य इसमें नहीं किया जाता है। अगर देखें तो जो है अनौपचारिक शिक्षा, इसमें जो बालक या व्यक्ति होते हैं, इसमें जन्म से लेकर या जन्म के पहले या जन्म के बाद बालक जो है घूमते समय, हंसते हुए या खेल के माध्यम से वो बालक जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसी शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिनको इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अगर इसमें देखें तो आता है परिवार आता है, इसके कुछ एजेंसीज हैं, जैसे परिवार हो गए, समाज हो गए, घर में जो चलता है वहाँ पर, ये सभी जो है अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख एजेंसीज या अभिकरण है। इसका संबंध जो है औपचारिक से बिल्कुल अलग होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बालक विद्यालय के अतिरिक्त जो अपने आसपास पड़ोस से जो कुछ शिक्षा वो प्राप्त करता है, जो हंसता बोलता है या जो खेल के माध्यम से जो वो शिक्षा प्राप्त करता है, तो उसी शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं या वो अनौपचारिक शिक्षा के नाम से उसको जाना जाता है। अब ये अनौपचारिक में मैंने बता दिया, एजेंसी में परिवार, समाज हो गया, धर्म हो गए। अब इसके बाद आगे आता है जो है डायरेक्ट एजुकेशन, या जिनको बोलते हैं इंडिविजुअल
एजुकेशन भी बोलते हैं इसी को। प्रत्यक्ष जो शिक्षा कहें, चाहे एक नाम इसको वैयक्तिक शिक्षा कहते हैं। अगर इसके बारे में देखें तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है आमने सामने। तो प्रत्यक्ष शिक्षा ऐसी शिक्षा को कहा जाता है जिसमें अध्यापक एवं छात्र आमने सामने होकर जो वो शिक्षा प्राप्त करते हैं छात्र, तो उसी शिक्षा को हम प्रत्यक्ष शिक्षा के नाम से इसको जानते हैं। कहने का मतलब उसमें यह है कि प्रत्यक्ष शिक्षा में जिसमें अध्यापक एवं छात्र का संबंध करीब का हो या आमने सामने का हो, तो उसी शिक्षा को ही हम प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। इसी को हम जो है वैयक्तिक शिक्षा के नाम से जिसको जानते हैं। अब प्रत्यक्ष शिक्षा के बाद फिर आगे जो हमारा आता है वो अप्रत्यक्ष शिक्षा आती है। तो अब अप्रत्यक्ष शिक्षा होती क्या है, जिनको हम बोलते हैं ये वैयक्तिक हो गया, और एक जो है अप्रत्यक्ष, इनको हम अवैयक्तिक शिक्षा कहते हैं। इसके बारे में देखें तो इस शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक एवं जो छात्र का संबंध करीब का नहीं होता है बल्कि दूर का होता है। इसमें अध्यापक कहीं रहता है तो छात्र कहीं बैठ करके या रेडियो के माध्यम से जो शिक्षा वो प्राप्त करता है, उसी शिक्षा को हम जो है अप्रत्यक्ष शिक्षा, इसको हम इनडायरेक्ट एजुकेशन या इसी को जो है अवैयक्तिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। अगर इसके बारे में देखें तो जैसा कि एक दूरस्थ शिक्षा होती है, तो दूरस्थ शिक्षा भी जो है ये अप्रत्यक्ष शिक्षा का एक माध्यम है। दूरस्थ शिक्षा व्यक्ति जो है दूर बैठ करके जो अपने सूचना उनको मिलती है, जो इसके माध्यम से जो वो अपने विचारों को किसी अन्य अध्यापक के माध्यम से जो फॉलो करते हैं, तो सिर्फ जो है दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। अब देखें तो ये जो अप्रत्यक्ष शिक्षा के बाद आगे आता है सामूहिक शिक्षा आती है। अब देखें तो जो है सामूहिक शिक्षा क्या है, किसको कहते हैं। सामूहिक शिक्षा जिनको हम बोलते हैं कलेक्टिव एजुकेशन बोलते हैं। सामूहिक शिक्षा का जो संबंध एक समूह से होता है, एक व्यक्ति से नहीं होता है, एक समूह से होता है जिनमें सभी छात्र होते हैं सम्मिलित। तो सामूहिक शिक्षा ऐसी शिक्षा को कहते हैं जिनमें एक समूह के माध्यम से जो शिक्षा एक अध्यापक के माध्यम से दी जाती है, उसी शिक्षा को हम सामूहिक शिक्षा कहते हैं। सामूहिक शिक्षा जैसे एक कक्षा या क्लास जो अध्यापक पढ़ाने का कार्य करता है, उसी शिक्षा को हम सामूहिक शिक्षा कहते हैं। अब सामूहिक शिक्षा के बाद आगे आता है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा के बारे में आप लोग जान लें कि विशिष्ट शिक्षा किसको कहते हैं। विशिष्ट शिक्षा देखें तो इस शिक्षा को उदार शिक्षा के नाम से भी इसको जाना जाता है। विशिष्ट शिक्षा विशेष व्यक्तियों को जो है दी जाने वाली शिक्षा को कहते हैं। विशिष्ट शिक्षा में जैसे अध्यापक अपनी जो है शिक्षा के माध्यम से किसी को डॉक्टर बना देते हैं, किसी को जो है इंजीनियर बनाने का भी वो कार्य करते हैं, तो इसी शिक्षा को जो है विशिष्ट शिक्षा या विशेष शिक्षा के नाम से। लेकिन अगर अन्य शब्दों में देखें तो जो विशिष्ट शिक्षा वो अलग है। विशिष्ट शिक्षा देखा जाए तो आप लोग एक 3rd सेमेस्टर बीटीसी में पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा। तो ये जो समावेशी शिक्षा है तो इसी के तहत जो है विशिष्ट शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाती है। अगर देखा जाए तो विशिष्ट शिक्षा में जो है कई प्रकार के बालक इस शिक्षा के अंतर्गत शामिल होते हैं। आप देखें तो विशिष्ट शिक्षा उन बच्चों को दी जाती है जो कि सामान्य बच्चों से इनकी एक अलग ही पहचान होती है। इनको जो है सोचने समझने कार्य करने की जो क्षमताएं होती है कुछ बिल्कुल कह सकते हैं अलग होती है। तो इसीलिए इन बालक को हम विशिष्ट जो है बालक की श्रेणी में इनको रखा गया है। तो उनको जो शिक्षा प्रदान की जाती है उन्हीं को जो विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। अगर देखा जाए तो जो है जैसे विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति इसमें आते हैं, जैसे इसमें गूंगे हो गए, लंगड़े हो गए, अवस्थ विकलांग कह सकते हैं, जो सभी या तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, अति प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मानसिक मंदता वाले बालक होते हैं, और या तो जो गिफ्टेड चाइल्ड तो आते ही है। कहने का मतलब सभी वर्ग के जो बालक के लिए इसमें शिक्षा देने का कार्य
किया है। इसीलिए इस शिक्षा को हम विशिष्ट शिक्षा के नाम से इसको जानते हैं। अब विशिष्ट शिक्षा की बात आगे देखें तो इसमें आती है नकारात्मक शिक्षा आती है। तो नकारात्मक शिक्षा होती क्या है, किसको कहते हैं? देखें तो जिस प्रकार जो है नकारात्मक शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो रूसो का नाम फेमस है। रूसो, अगर आप इनके बारे में देखें, इन्होंने हमेशा ही जो है नकारात्मक शिक्षा पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया है, जिनको बोलते हैं निषेधात्मक शिक्षा के नाम से ही इनको जाना जाता है। अगर इसके बारे में देखें तो जो नकारात्मक शिक्षा होती है इसके प्रणेता कह सकते हैं, इस शिक्षा के प्रणेता कौन थे? रूसो थे। अगर आपको देखिए रूसो के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इनका जन्म हुआ था। यह एक फ्रांस के निवासी थे या फ्रांस के दार्शनिक थे। अगर इसके तहत देखें तो इनके जो है पिता जो है एक घड़ी के साज का धंधा करते थे और इनके जो है अगर देखा जाए तो इसके माता और इनके जन्म के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया और इनका जो है पालन पोषण विषय बात करें इसकी मौसी ने करने का कार्य संभाला और इसको जो है कुछ ही समय के बाद जो है इनके पिता का भी जो है देहांत हो गया और इनको जो है किसी कारणवश जेल में भी कुछ वर्षों के बाद इनको गलत कार्य के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। किसी कारणवश झूठा लगा कर अंजाम आकर तो इनको जो है जेल में भेज दिया गया और 1778 में जो है इनका देहांत हो गया था। तो ये था जो है रूसो की कहानी। तो मैं आप लोगों को जो है अभी जो है नकारात्मक शिक्षा जो कि रूसो की एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो कि छात्रों को जो है निगेटिव शिक्षा पर विशेष रूप से बल देने का वो कार्य करते हैं। तो ये था मैं आज आप लोगों को जो शिक्षा की जो अवधारणा है, इस जो है शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत जो है शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के बारे में, फिर शिक्षा के शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ के बाद शिक्षा का संस्कृत अर्थ हो गया, फिर शिक्षा की परिभाषा हो गया, फिर शिक्षा की प्रक्रिया हो गया, फिर शिक्षा के उद्देश्य हो गया, फिर शिक्षा की जो है प्रक्रिया या बाद शिक्षा को उद्देश्य, शिक्षा के उपागम, फिर शिक्षा के भेद। कहने का मतलब ये जो है शिक्षा की अवधारणा को हम कई भागों में इसको बांट सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।